बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बड़ा अहम फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि 20 रोज़ के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इससे पहले 2021 में भी ये हुक्म दिया गया था और 2022 में भी तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए कहा गया था, लेकिन ये इलेक्शन नहीं हो पाए। इसके साथ साथ सानिया नौमई की तलवार जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी लटक रही है और तहरीक इंसाफ की जो बाकी रहनुमा हैं उन पर भी लटक रही है। और इस तलवार के लटकते हुए तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो वापस से 1997 जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर जा रही है? और तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बयानिया क्या लेके चलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या शाह महमूद कुरैशी का, परवेज़ लाई का बयानिया चलेगा या हलीमा खान का बयानिया जो है वो चलाया जाएगा? वर्कर्स कंफ्यूज है। और फिर अगर देखा जाए तो 20 दिसंबर जो है अगर कागजाती नामजदगी जमा होने हैं तो इससे पहले इंटर पार्टी इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होगी? और क्या तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद जो है ये रिपोर्ट जमा करवाए? फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आ रहे, वो वर्कर से तो मिल रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिल रहे हैं और मुलाकातों के जो है वो अपना बयानिया जो है बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सज़ा क्यों दी गई, उन्हें नाअहल क्यों किया गया। लेकिन मंजर आम पर जैसे 21 अक्टूबर को उनका जलसा हुआ था उस तरह का कोई जलसे का शेड्यूल जो है वो नहीं आया और ना ही कोई उन्होंने कोई बड़ा इज्तिमा किया है। सियासी जोड़ तोड़, सियासी इत्तेहाद तो बनाए जा रहे हैं लेकिन अवाम के पास अभी नहीं जाया जा रहा। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे पैनलिस्ट पे मौजूद हैं हमारे मेहमान अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनसे हम बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेंटर हुमायूं महमूद, उनसे हम बात करेंगे। और फिर मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है, उससे उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला जो है वो जा कहाँ पे रहा है। मैं शुरू करता हूँ, आगाज़ करता हूँ तहरीक इंसाफ से ही। हुमायूं साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो सानिया नौमई की तलवार है और दूसरी तरफ अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है, तो क्या मुमकिन है कि 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के रिपोर्ट जमा करवाई जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, एक तो इन लोगों ने कम से कम कितने महीने लगा दिए इसको महफूज किए हुए फैसलों को सुनाने में, और उसके पीछे हम, हालांकि हम इनको काफ़ी अरसे से कहते रहे ये हमें बताएं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस सर्व किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें कोई इलीगैलिटी ऑफ द इलेक्शंस के बारे में कोई जिक्र नहीं था। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत दफ़ा मीटिंग की और उसके अंदर उनको पूरा बावर कराया कि हर चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल हर लिहाज से ठीक हुई थी। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, वो ये नीयत नज़र आती है कि वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के कैनवस से हटाना चाहते हैं। और उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिन्होंने 100 से ज़ायद जलसे किए, एक के बाद दिगरे, हर रोज रात को अनाउंस होता था, अगले दिन जलसा होता था और एक से एक बड़ा जलसा होता था। और इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े बड़े जलसे और इतने ज्यादा जलसे कर सके। ठीक है। अच्छा, 2021 में भी आपको कहा गया, 2022 में कहा गया इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए, लेकिन नहीं हुए। शायद उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी। उसमें उसमें देखिए, उसमें जो उन्होंने बताया था हम वो सारा उनको जवाब देते रहे। वहां पे किसी जगह पे इलीगैलिटी का कोई जिक्र नहीं था, सारी चीजें होती रही हैं, इसके बावजूद उन्होंने ये कहा है। अच्छा, इसको तो जो मेरी इतलात है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी कोर्ट में। ठीक है, ये तो अपनी जगह पे है। देखिए, 20 दिन में इलेक्शंस और पूरे इंटर पार्टी इलेक्शंस, अगर हाँ जैसे बाकी पार्टीज करती हैं कि आप कह दो कि यार, आपको याद है कि आपका इंटर पार्टी इलेक्शन लास्ट टाइम कब हुआ था? अभी हुआ था मेरे ख्याल में 2021 में, 2017 में लास्ट टाइम आपका इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था। फिर 2021 में भी आपको कहा गया, 2022 में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन आपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। 2021 में हुआ था, उधर तो मैं भी था, 2017 वाले में भी था, 2013 वाला तो बहुत ही जबरदस्त हुआ था, सारे हुए थे। ठीक है ना, मैं भी उनमें था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2021 में हुआ था और ये हमारा वो पूरा उस लिहाज से पैनल बैठे थे, 2 पैनल बैठे थे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पे चेयरमैन साहब के चेयरमैन की सीट पे 2 बंदे बैठे थे। ऑब्वियसली आखिर में एक बंदे ने अपने आप को विड्रॉ करा लिया था, लेकिन वो बैठे हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, 2021 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। तो ऐसी ये जो बात कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ था, मैं उसमें खुद शामिल था इलेक्शन में 2021 के। अब मैं आपको, मेरे ख्याल में 21 था या 20 था, लेकिन मैं शामिल था बीच में। ठीक है ना। आप सर, आप भूल रहे हैं सर, आप भूल रहे हैं, लेकिन चलें
सॉरी नहीं, मैं खुर्रम हमीद रोकनी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। खुर्रम साहब, आप, जी सर, आप बताएं सर, हमारे साहब। एक मिनट है ना, जी मुझे जी, बात जी कंप्लीट जी, करने प्लीज़ दें। आप करें। लेकिन देखो, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है वो इन चीजों से नहीं है, वो आई है जो जस्टिस अतहर मिनल्ला के जो जो डिटेल कमेंट्स हैं वो आई है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में, सिंस November 7, 2023, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। पिछले 7 महीनों से पंजाब और केपी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। तो इस वक्त जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये उसके बाद जो 12 करोड़ या 13 करोड़ जो वोटर है, ये उनका हक मारा जा रहा है। ठीक है। और सर, उस ये इसी वोटर को आप जो है वो सानिया नौमी में इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक आप मिनट है, कहते हैं कि वो उनका हक मारा जा रहा है। फिर एक मिनट तहरीक है। इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं, तो जेल से कैसे सर पार्टी लीड करेंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल है। जिस दिन देखें, जिस दिन तक वो अपने उससे वो नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, तो देखिए 9 मई का वाकया कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। जिन जिन लोगों को अगर आप समझते हैं ये लोग हैं, उनके ऊपर प्रूफ करें, उनको सजा दें। अगर प्रूफ नहीं होता तो सजा मत दें। लेकिन इसका चलें, ये मैं, मतलब है हुमायूं साहब, पूरे मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अली गौर बलोच साहब, आप फरमाइएगा, आप सियासतदान हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो है वो बाहर रहे, उन पर भी मुकदमात चले, अब वो अपने मुकदमात का जो है वो सामना भी कर रहे हैं। बात यह है सर कि सानिया 9 मई की तलवार जो है वो लटक रही है। सानिया 9 मई के टैग के साथ किस तरह मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सके, या इतने वोट गेन कर सके, या अपना जो वोट बैंक है उसको इस्तेमाल कर सके? तो क्या कहेंगे, अब तो दौर गया कि पहले पार्टियां लीड हुआ करती थी कि लीडर जेल में बैठा हुआ है और जेल से अंदर से जो पार्टी लीड हो रही है, तो मुमकिन है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ एक वो गिरोह है जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन के ऊपर यकीन नहीं रखता। ठीक। और जिस तरह से कि अभी आप सुन रहे थे कि आप सवाल कुछ कर रहे हैं और वो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की बात, जी जी। मतलब है ये हकायक को छुपाते हैं और बात को घुमाकर और तरफ ले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ये बात बड़ी कानून में वाज़ेह है कि हर पार्टी को हर साल इलेक्शन करवाना होते हैं। ऐसा ही है। और जिस तरह से कि आपने कहा कि कितने सालों से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया और इलेक्शन कमीशन के खतूत लिखने के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए, जी तो इसका मतलब ये है कि ये एक जमहूरियत पर यकीन रखने वाला गिरोह नहीं है, बल्कि ये ताकत के जरिए और इनडोर चैनल के जरिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए और धरनों के जरिए और पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करके ये पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत होने की ख्वाहिश रखने वाला एक गिरोह है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कि इनको पिछले पूरे 4.25 साल में मौका मिला और उस 4.25 साल के अंदर जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ लूटा और 2 ख़वातीन का नेक्सस पर भी बहती गंगा से हाथ धोए और करप्शन की, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। लेकिन इधर बात इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन की हो रही है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, आपको पता है कि वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर पार्टी करवाती है और जी। उसका रिकॉर्ड और उसकी वजाहत जो है वो उन्हें इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो मतलब पेश करना होती है। तो ये बार बार हाँ इलेक्शन कमीशन अली की गौर साहब, वैसे वो वैसे जो है अली गौर साहब, वैसे ना नवाज शरीफ साहब के सर पर भी तलवार लटक रही है। अगर उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता, बरी नहीं होते, नाअहली ख़त्म नहीं होती, तो फिर 15-20 दिन ही रह गए हैं उस कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, तो आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, बात ये है कि हम तो हमेशा कानून और आइन के ऊपर जो है मतलब है कि उसको तस्लीम करते हैं। अगरचे नवाज शरीफ साहब को जो है वो पनामा का ड्रामा रचाकर जिस तरह अकामा पर सजाएं सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए सजाएं सुनाई गई, उस वक्त साकिब निसार साहब जो कि इनकी सहूलतकारी करते रहे और वो सारे लोग मुलव्वस थे उस चीज़ के अंदर। इसके बावजूद हमने कानून और आइन के आगे अपने आप को सरेंडर किया। आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो नेशनल असम्बली में एक बिल पास हुआ था जिसमें यह था कि एक नाअहल आदमी भी जिसको कानूनी तौर के ऊपर नाअहल किया गया हो,
वो भी मतलब है कि पार्टी की सदारत रख सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को भी, उस कानून को भी कालादम करार दे दिया जी था। जी उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने और वो मामला चलाते रहे, और आज आज के दिन तक भी पार्टी की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है। नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं। उन्होंने वापस आकर, पहले भी आपको याद है उन्होंने तारीख रकम की थी कि अपनी अहलिया को जिंदगी और मौत की कश में छोड़ के कानून के आगे आकर झूठे मुकदमा में जो सजाएं सुनाई गई थी उसके आगे सरेंडर किया था। अब भी वो कानून के आगे है। जाहिर है उनके मामला अदालतों में हैं, हम आइन और कानून को मानते हैं। हम ये तवक्को करते हैं कि अदालतें हमारे साथ इंसाफ करेंगी। लेकिन मैं इधर एक आपको पॉइंट बताऊं कि जी उस वक्त जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, जी उस सेनेट के इलेक्शन में पीएमएलएन को एज अ पार्टी टिकटें भी नहीं देने दी गई थी, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के साइनों से हुई थी। जी और पीएमएलएन के उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। ये तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी हरबे इस्तेमाल करके इस पीटीआई जमात को और इसके सरगुना जो कि इस वक्त सो कॉल्ड चेयरमैन पीटीआई अपने आप को कहलवाते हैं, वो तो वैसे ही सजा याफ्ता है। वो ना सदारत के चलें अहल है, चलें सर, मैं इस पे आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके पास। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से, और जो इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, यह हुक्म दिया गया है वो किस हद तक पूरा होगा, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक बात की जा रही थी। हुमायूं साहब, ये फरमाइएगा सर कि एक तो चलें आप इंटर पार्टी इलेक्शन भी करवा लेंगे और रिपोर्ट भी जमा हो जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ खड़ी कहाँ पे है, तैयारी क्या है, उनके पास कैंडिडेट हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? इस तरह है कि मेरे ख्याल में अगर आप जब देखेंगे ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात होगी जिसके पूरे पाकिस्तान में हर हलके में, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का हो, हर हलके में एक कैंडिडेट खड़ा होगा। ठीक है। सो एज ऑफ टुडे पाकिस्तान कोई सर तहरीक नाम इंसाफ, बता सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट हैं आपके, कोई इलेक्टेबल या कोई ऐसे जो मंजर पर हों और इलेक्शन लड़ सकें? पंजाब के तो जो पहले जिनको क्या कह सकते हैं, जब ये लोग सारे बहुत सारे बीच में चले गए थे, उसके बाद पंजाब में हम लोगों ने टिकटें दी थी, उनमें से मेरे ख्याल में 20% फिर छोड़कर चले गए थे, तो हमारे उन 20% के लिए हम लोगों ने कर दिए। केपी में हमारा कोई मसला नहीं है, सिंध सर में हमारा अब की कोई सूरत हाल, मसला सर नहीं सॉरी, अब की सूरत हाल पूछ है। रहा हूँ कि आपकी आपकी क्या आपकी आपके सारे कैंडिडेट जो है या तो आपको छोड़ रहे हैं, या रुपोश हैं, या अपने सर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। देखिए, आपको क्या बताता तो हूँ, ऑन हम ग्राउंड क्या पाकिस्तान चीज़ है सर? सर, और तहरीके इंसाफ के साथ जो 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 सबसे बड़ी बात ये वो ये है तहरीके इंसाफ के, कि तहरीके इंसाफ जो है ना, वो ये इलेक्टेबल्स के ऊपर अभी एज ऑफ नाउ वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है। जो इलेक्टेबल्स हैं वो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट के ऊपर। मैं मिसाल भी दे देता हूँ, मिसाल मतलब अलीम खान साहब की मैं पहले मिसाल देता हूँ। अलीम खान साहब 2002 के इलेक्शन हार गए थे, जनरल इलेक्शन, फिर वो बाय इलेक्शन में जीते। उसके बाद वो 2 इलेक्शंस हार गए थे, फिर जब पीटीआई में आए थे तो पीटीआई की टिकट पे वो इलेक्शन जीते, वरना वो आज तक सर कोई माजी इलेक्शन डायरेक्ट सर माजी थे। हुमायूं साहब, सॉरी माजी हो गया वो। सानिया 9 माजी में मई के बाद की एक सूरत मिनट हाल है ना, आपके सर एक पर, मिनट है, सानिया 9 मई एक का मिनट टैग है सर। सर जी एक बात बता देता हूँ ना, जी सानिया 9 का टैग बिल्कुल है, अपनी जगह पर है, और जिन्होंने वो किया वाकई गलत किया, लेकिन उसके बावजूद अवाम की, आप किसी भी जगह पर चले जाओ, अभी हबीब अकरम साहब ने पेशावर में अपने लिहाज से उन्होंने एक सर्वे किया है, तो उसमें 60% जो लोग थे वो प्रो पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे, एज सही। अपोज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई। सेकंड नंबर पे जेयूआई थी जो कि 25 या 30 के परसेंट के आसपास थी, और नून लीग तो तकरीबन 8-9% या 12% के आसपास थी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जहां मर्जी से देख ले, इंशाल्लाह ताला तरीके इंसाफ जो है ना, वो वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, वो वाहिद जमात है, वो है। अच्छा, एक चीज जो है ना, जो अली गौहर साहब कह रहे थे, देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। अली गौहर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये एक टोला है, फलाना है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहा कि जो मुंबई अटैक हुए थे वो पाकिस्तान से हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं किया कि जब आर्मी चीफ बमा 300 बंदों उन्होंने के उन्होंने आप लोगों ने करके दिखाया, फिर आप लोगों एक ने मिनट है, करके दिखाया ना, सानिया 9 एक में जो आपने हमले किए, जो एक तोड़फोड़ की, जो जलाओ घराव किए, फिर आपने करके दिखाया।
एक मिनट है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई हल्ला नहीं बोला था। ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। देखिए, बात ये हो जाती है कि जब आप बात करेंगे ना लाडले की, तो एक होता है लाडला, एक होता है बिगड़ी हुई औलाद। ठीक है, बिगड़ी हुई औलाद वो है जिसको 3 दफा करप्शन में निकाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए ये लोग करप्शन में नहीं निकाल सके, जब उनके ऊपर कोई केस नहीं बना तो इन लोगों ने सारों ने उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं ना, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने वो कर दिखाया जो दुश्मन ने किया नहीं हो। मैं सर हमीद रफी साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। हमीद साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा सर, वो वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। हमीद साहब, रोकड़ी साहब, मैं सर आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। आप भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है? इलेक्शन जो है वो सर पर हैं और इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस होने वाला है, तो एक बताइएगा कि आपकी तैयारी क्या है, और फिर जो आप कहा जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शायद नून लीग की बी टीम है और उनके साथ मिल जाएगी, तो किस हद तक ये बात ठीक है? सर बात यह है कि हम जाएं हकीकत के ऊपर कि प्रेजेंट पोजीशन है क्या। तो हम इस पार्टी में थे, हमको चाहते थे कि वो पार्टी वो काम करे। ठीक है, मैं तो ये जो बाकी सारी बातें कर रहे होते हैं ना, तो मुझे अफसोस भी होता है कि हम वो लोग थे कि जब ये काम गड़बड़ होना शुरू हुआ तो हमने कहा ये काम ना करिए। ये मुल्क है, पार्टी को सिंसेरिटी के साथ और अक्ल और शऊर के साथ चलाया जाता है, और आपने तमाम वो काम कर दिए। अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब कि इनके पास कैंडिडेट मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टी के पास सिर्फ, यानी इनकी स्ट्रेटजी अगर आप असल सुने तो आप परेशान हो जाएंगे। जी, मैं भी हैरान हूं सर कि वो कैसे कह रहे हैं। ऐसे चीजें नहीं चलती सर। दूसरा, बी टीम, सी टीम, ए टीम, ये बातें भी मेरा नहीं ख्याल कि ये अहम है। हमने ये देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल मुल्क की क्या है। हमने ये देख रहे हैं कि जो लोग किसी अच्छी कॉज के लिए शामिल हुए थे वो जाया ना हो। हमने ये देख रहे हैं कि हमारा मुल्क सस्टेन कर जाए। हमने ये देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए हमने पॉलिटिक्स शुरू की उस मकसद को हम आगे लेके जाएं, फ्रिक्शन से बचते हुए अपने मुल्क को अपग्रेड करें। जो असल चीजें करने की, 22 साल का नौजवान की तादाद आप देख लें, उनका फ्यूचर का किसी ने सोचा? हमने 3.5 साल की जो गवर्नमेंट की उसमें किसी ने ये सोचा कि ये बड़ा हो कि ये बच्चा करेगा क्या, ये आगे आके घर कैसे संवारेगा? जो पॉलिटिक्स में हैं या जो आगे मेन स्ट्रीम में होते हैं उनकी तो जिंदगियां ठीक होती हैं। ऐसे ही उनके तो बच्चे, उनके घर, उनकी हर चीज से बेहतरीन कंडीशन के अंदर जा रही होती है, घर भी अच्छे होते हैं और सारा कुछ होता है उनके पास। तो ये जो पाकिस्तान का बच्चा है इसका क्या बनेगा? हम सारा दिन पॉलिटिक्स को उस रंग में लेते हैं, ताने, एक दूसरे के ऊपर लानते हैं, और जो कुछ हो गया ये नहीं देखते। आप हमारे से ये क्यों नहीं पूछते कि आप जब 3.5 साल की गवर्नमेंट में थे आपने क्या किया वहां पे? आप हमारे से हिसाब लें, बुज़दार साहब का, आप हमारे से तमाम वो हिसाब लें, क्योंकि लोगों ने तो हम पे एतमाद किया था ना जिस पार्टी में हम थे। जी, ये लोग आके मामला को वो हिसाब दे रहे हैं सर सोशल मीडिया पे। सर सोशल मीडिया आपको भी पता है कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का इतना बड़ा टूल बना कि आपने अपनी कौम को डिवाइड कर दिया। यानी मैं अपने इक़्तिदार के लिए अपनी कौम और मुल्क का नुकसान सोचने पे आ जाऊं तो उससे मेरी क्या जिंदगी है? आप ये बताएं। क्या सोशल मीडिया सर? बलोच साहब आपको नहीं मालूम सोशल मीडिया क्या है? ठीक कह रहे हैं। और हमने क्या तरतीब दिया है, हमने कौम को किस नहज पर ले गए हैं? हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, हमने उनके फ्यूचर का क्या सोचा? हम सारा दिन यानी हमने किया क्या है? सवाल तो ये होना चाहिए आपका हमारे से कि बताएं आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। ठीक है, मेरा कंसर्न ये है कि मेरा इलाका अपग्रेड हो जाए। मेरा कंसर्न ये है कि जो हमारे वसाइल हैं हम उनको इस्तेमाल करके किसी बेहतर जगह पे आ जाए। मेरा कंसर्न ये है कि हमारे से मुल्क में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी इलेक्शन सर पे हैं, इलेक्शन शेड्यूल जो है अनाउंस होने वाला है, तो तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो एक तो बता दें कि कहाँ खड़ा है और बयानिया उनका कैसे आगे बढ़ रहा है, और फिर जब आप लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मैदान में आ रहे हैं तो आपके पास इतने कैंडिडेट हैं कि आप पूरे मुल्क में उनको जो है वो टिकट दे सकें या इलेक्शन लड़ सकें? नहीं सर, हमारे पास, हमने कभी क्लेम भी नहीं है कि हमारे पास इतने कैंडिडेट। सिर्फ पंजाब की हद तक हम सीरियस पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब की हद तक। ठीक है, हम नेशनल पार्टी का दावा हमारा है ही नहीं। ठीक है, नेशनल पार्टी जो है आपको उनका मालूम है, हमारा कभी भी दावा नहीं था। लेकिन पंजाब की हद तक हम अच्छे कैंडिडेट्स देंगे और वी आर होपफुल कि हम पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी सर। तो अली गौर साहब, आप फरमाइएगा सर कि नवाज शरीफ साहब मरी में हैं और
मरी में मुलाकातें तो कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, लेकिन अपीयरेंस नज़र नहीं आ रही। 21 अक्टूबर के बाद उनकी कोई अपीयरेंस नहीं है, कोई अवाम के पास नहीं गए, कोई जलसा नहीं किया, कोई जलसों का शेड्यूल नहीं आया। तो इसकी कोई ख़ास वजह है या सिर्फ वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं और जो सियासी इत्तेहाद है वो बनाए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त कोई जो है वो बहुत बड़े अभी जलसे शुरू भी नहीं हुए, और जाहिर है कि जो 21 तारीख का जो मीनार पाकिस्तान का जो जलसा हुआ था नवाज शरीफ साहब का, जिसमें कि पाकिस्तान की अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो वो काबिल दीद था और पूरे पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने वो जलसा देखा है। उसके बाद उन्होंने अपनी सियासी मसरूफियात बिल्कुल शुरू की हुई हैं, पार्टी मीटिंग्स ले रहे हैं। जाहिर है कि मतलब है कि वो मुल्क के अंदर अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उससे पहले पार्टी के मामलात और दीगर पार्टी के साथ जो है वो मुशावरत का सिलसिला भी जारी है, और अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी वो जारी और सारी है। और जाहिर है कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके बाद लीडरशिप के जो जलसे हैं उनकी तरतीब दे दी गई है। आज भी देख लें कि मरी में उन्होंने वर्कर्स के साथ मुलाकात भी की है और उनके साथ गुफ्तगू भी की है। सर चंद तो वर्कर ये थे, सारी चंद चीजें लोग भी, थे वहाँ पे, तो खैर मैं जलसे की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जलसों का प्रोग्राम जल्द अनाउंस कर रही है पार्टी मुशावरत के बाद। जो है नवाज शरीफ साहब तो चारों सूबों में जलसे करेंगे, पंजाब में भी जलसे करेंगे, केपीके में भी करेंगे, सिंध में भी करेंगे, और दीगर भी जो है पाकिस्तान के हिस्से उनमें भी जलसे उनके तरतीब दिए जा रहे हैं, जिसका शेड्यूल बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। और पर दूसरी बात यह है कि जी इसके साथ साथ जी आपको पता है कि उनकी हाई कोर्ट की मसरूफियत भी है। वो उनके केसेस चल रहे हैं जिसमें कि वो अदालत के सामने पेश हुए हैं, एक दिन कल भी पेश हुए हैं, आइंदा भी तारीखों पे पेश होंगे। तो इस वजह से मतलब है कि जलसों का प्रोग्राम जो है वो तरतीब तो दे दिया गया है, लेकिन अभी उसकी अनाउंसमेंट नहीं, वो अनकरीब कर दी जाएगी। अब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून क्या बयानियाँ लेके आ रही है, तहरीक इंसाफ क्या बयानियाँ लेके आ रही है, और इस्काम पाकिस्तान पार्टी क्या बयानियाँ लेके आ रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून मैदान में है, तहरीक इंसाफ जो है मैदान में है, इस्काम पाकिस्तान पार्टी मैदान में है। तो बयानियाँ क्या लेके आया जा रहा है? कौन से कोई नए मंशूर या कोई नया प्लान जो है वो लेके आ रहे हैं कि अवाम उस पार्टी को मुंतखब करें और उस पार्टी का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बन के सामने आए? मैं बात करूंगा इस्काम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मेजर रिटायर्ड हमीद रोकड़ी साहब से। रोकड़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने पार्टी तो बना ली है, लेकिन प्लान सर क्या है आपके पास कि अवाम को अगर आपको मौका मिलता है, ज़ाहिर बात है आपके सिचुएशन कैसा होंगे, तो क्या प्लान क्या हैं कि अपने आप प्लान पर अमल दरामद करवाएंगे और अवाम को वो रिलीफ देंगे जो उनका हक है और जो वो चाहती है? देखिए, हम तमाम वो लोग थे जो कि जिद्दत के इस दौर में अपग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान चाहते थे जी, और हम तमाम वो लोग थे जो कि इस एजुकेशन के दौर में गुड इकोनॉमी के साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इन चीज़ों का फरोग चाहते थे। और हम ये समझते थे कि पाकिस्तान को हम उस स्टेज पे लेके जाएं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री, पाकिस्तान में टूरिज्म, पाकिस्तान में मुईशत, पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें बने। एक आप ये सोच के साथ कहीं पे जाते हैं, बस आप एक सोच लेके जाते हैं। हम ये समझते थे कि पुराना जो सिस्टम है उसके तब्दील करने की उसको बहुत जरूरत है और हमें तमाम को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को अपग्रेड करना चाहिए। आज भी हमारा वही है, हम पावर सेक्टर को ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तौर से एक बात करूं जी जी, कि आप हमारे इस मुल्क के अंदर हमारा पावर सेक्टर ठीक हो जाए, हमारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आपका इशू ही पावर सेक्टर का, आपकी तरक्की होनी पावर सेक्टर पे है। तो हम तो ये तमाम चीजें अभी भी यही सोचते हैं कि यही चीजें होंगी तो बेहतरी होगी। चलें अली गौर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर बताइएगा कि मियाँ साहब ने मंशूर कमेटी जो है वो बना दी है और मंशूर जो है तैयार किया जा रहा है आपका। तो एक तो बताएं कि कब तक मंशूर अनाउंस करेंगे? अभी कागजात नामजदगी जो है वो आइंदा चंद दिनों बाद जमा होना शुरू हो जाएंगे अगर इलेक्शन शुरू आता है तो क्या बयानिया सर क्या नया लेके आ रहे हैं मियाँ साहब के? अभी तक उन्होंने कोई बताया नहीं कि वो क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्या प्लान लेके आ रहे हैं कि आवाम का जो हक है वो उसे मिल सके।
देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा जो है वो पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम की बात की है, पाकिस्तान की माशी तरक्की की बात की है, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम की बात की है। यकीनी तौर पर मंशूर हमारा तरतीब दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। मुल्क में जो है दहशत गर्दी के वाकयात बेशुमार हुआ करते थे। आप देखें कि उस वक्त बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए, उस वक्त लोड शेडिंग का खात्मा किया गया, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत को संभाला गया, सी पैक जैसे प्रोजेक्ट मुल्क में आए, दरबे अल्प के जरिए दहशत गर्दी के वाकयात को जो है वो मतलब है कि ख़त्म किया गया। और आपको आपके इल्म में है कि जो महंगाई की शरह थी वो 4% तक आ गई थी, सिंगल डिजिट में। और डॉलर की कीमत भी जब तक नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है 105-10 तक रहा, फिर शाहिद खान नवाज साहब के दौर में 120 तक तकरीबन चला गया। तो मकसद ये है कि हमने तो पाकिस्तान की मईशत को संभाला। अभी जिस तरह से कि सेनेटर साहब बात कर रहे थे, तो मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूँ कि ये बताएं कि धरनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के इर्द गिर्द कब्रें किसने खुदवाई थी, और कौमी असम्बली के जंगलों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के जंगलों के ऊपर शलवारें किसने लटकवाई थी, पीटीपी के ऊपर हमला किसने किया था। तो ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते और मीडिया पर बैठकर ये झूठ पर मबनी बातें करते हैं। सही है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो हमारी लीडरशिप है PMLN की, वो आइंदा भी हमारा जो विजन है उनका, वो उसके मुताबिक हम पाकिस्तान को माशी तौर पर संभालना चाहते हैं, जिसका कि 3.25 साल के अंदर तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेके उसका बेड़ा गर्क किया गया और बाकी करप्शन करके उसकी निकाली गई। हम उस मईशत को संभालने का जो है वो मंशूर इंशाल्लाह लेकर आएंगे। लेकिन अली हम गौर साहब, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेकर आएंगे, हम पाकिस्तान की महंगाई की कमी की बात करें। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। अली गौर साहब, ये मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी मुसलसल तनकीद कर रही है मियाँ साहब पर और बार बार मशवरा दे रही है कि उन्हें घर बैठना चाहिए, बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठना चाहिए। तो कौन से नौजवान सियासतदान हैं जो सामने आ सकते हैं अगर मियाँ साहब घर बैठ भी जाएं? तो क्या अल्टरनेट ऑप्शन क्या है इस मुल्क के पास के कौन जो है वो सामने आएगा और कौन PM बन सकता है? सर देखिए, बात ये है कि वो तो खैर जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल साहब, वो जो सियासी तनकीद करते हैं, जाहिर है कि जब वो पंजाब में जाएंगे, जब वो किसी दूसरे सूबे में जाएंगे, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करती हैं। ये अलग हकीकत है कि अपोजिशन में भी हम इकट्ठे इत्तेहाद में रहे, हम हुकूमत में भी इत्तेहाद में रहे, लेकिन जाहिर है जब इलेक्शन में जाएंगे तो वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तनकीद तो करेंगे, लेकिन जिस तनकीद का सर पाँव ना हो, जिस तनकीद की हकीकत कोई ना हो। देखिए, सबसे पहले तो क्या वो जरदारी साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, अपने वालिद साहब को ये मशवरा देंगे कि वो सियासत ना छोड़े? क्या आसिफ अली जरदारी साहब रेस्ट पर चलेंगे? उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें करने का क्या कोई जवाब नहीं बनता। चलिए, हम इस पे पीपल्स पार्टी का मौका पे लेते हैं। सर तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी तनकीद की और मशवरा दे रहे हैं बार बार बुजुर्गों को घर बैठने का, तो भी अली गौर साहब फरमा रहे हैं कि फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी घर बैठेंगे, सियासत नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम है और जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम हर किसी को आजमा चुके हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक सेंटिमेंट हमारे लोगों में ज़रूर है कि नौजवान क़यादत को मौका देना चाहिए। इस हिसाब से मैं समझता हूँ, ऑफ कोर्स जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनकी बातें, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर चला नहीं जा सकता। पर मैं समझता हूँ नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आजमाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि हम इस अपना ख्वाब को, पाकिस्तान की आवाम के लोगों के ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड की थोड़ी सी मुझे तशरीह कर दीजिएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि फ़लाँ पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड है, फ़लाँ के पास नहीं है। हम जो ग्राउंड रियलिटी देखते हैं वो तो बिलावल साहब चाहे सिंध में जलसे करें, चाहे KP में जलसे करें, चाहे पंजाब में आएँ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही होती है ना कि आप अपनी बात जो है कन्वे कर सकें, आप आवाम के पास जा सकें। देखिए,
जरा खुल के बात की जाए तो पॉलिसी ऑफकोर्स चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बलूचिस्तान का बता दूं, वहां से हमारे बहुत से दोस्त आए थे, वो मिले सदर जरदारी से बिलावल हाउस में, उन्होंने पार्टी में शमूलियत की बातें की, साथ मिलके चलने की बातें की, इलेक्शन में इत्तेहाद करने की बातें की, और फिर उन सब दोस्तों को जबरदस्ती कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप और कहीं चले जाएं। तो उनको चॉइस ये उनके सामने रखी नहीं गई। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आज भी कहीं गए नहीं, अभी तक बीच में ही बैठे हुए हैं, इस आस से उम्मीद में कि हालात जरा बेहतर होंगे और जरा सख्ती कम होगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कही जा सकती हैं, पर वैसे भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर ही मुकाबले किए हैं, इलेक्शन जीती हैं, और मैं समझता हूँ अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिली तो भी हम जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो तालपुर साहब, कोई राब्ता जैसे नवाज शरीफ साहब के पास आए MQM वाले, वो उनके साथ मिल गए, BAP बाप पार्टी जो है वो उनके साथ मिल गई, नून लीग में लोग शामिल हुए, तो आप लोगों का कोई राब्ता है किसी जमात के साथ, कोई सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं कि आपको, जाहिर बात है पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ना है तो आपको कैंडिडेट चाहिए, सियासी इत्तेहाद चाहिए आपको? हमारे पास कोई ऐसी सीट कहीं पर भी नहीं है जिस पे हमें कैंडिडेट्स ना मिले हों। हमें अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं, बहुत से कैंडिडेट्स मिले हैं, कैंडिडेट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बल्कि कैंडिडेट्स के आपस में मुकाबले चल रहे हैं कि कौन ज्यादा बेहतर वोट उठा सकता है तो उसको टिकट दिया जाए। हमें जरूरत नहीं है किसी के साथ भी इत्तेहाद की, खसूसन मैं समझता हूँ बाकी जमातों को इत्तेहाद की जरूरत है, क्योंकि खास तौर पर सिंध में मैं समझता हूँ अगर ये ना हुए पार्टी के साथ मुकाबले कर रहे होते तो शायद मेरे से उनकी जमातें भी जब्त की जाएंगी। शायद अगर ये सारी जमातें एक साथ आके इलेक्शन लड़ ले तो मेरे ख्याल से फिर जमानतें शायद जब्त होने से बच जाएंगी। सर, पंजाब खाली पड़ा हुआ है, जो ग्राउंड रियलिटी है। तालपुर साहब, पंजाब में कितने कैंडिडेट हैं आपके पास? कायदा साहब हैं, नदीम अफजल चंद साहब हैं, बाकी कितने कैंडिडेट हैं सर? कैंडिडेट्स के तो मुझे नाम याद नहीं होंगे, पर मतलब कि कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ पर हमारे पास टिकट के एप्लीकेंट्स ना हो। अभी तो एक प्रोसेस हमारा है पार्टी का जिसमें बैठ के असेस किया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स वाकई बेहतर साबित हो सकते हैं। हालात ये नाज़रीन के तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, उन्होंने अपना अपना वोट बैंक देखना है, लेकिन एक तहलका खेज इंटरव्यू की जो है वो बड़ा चर्चा है कि वो इंटरव्यू जो है वो आइंदा शायद 24 घंटों में या 2 दिनों बाद जो है वो इंटरव्यू आ जाए। इस इंटरव्यू में क्या तहलका मचने वाला है, इसका भी इंतजार है हमें, और पूरी कौम देख रही है कि इस इंटरव्यू के बाद जो है हालात क्या पैदा होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।